देख रहे थे ना अभी लाइव देख रहे देख हैं? अच्छा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ कराएं, कौन है आप? सर मेरा नाम नदीम कारदार है और आ, आ, मैं कराची से ताल्लुक है मेरा, वहीं पैदा हुआ, आ, पढ़ा लिखा, काबिल बने और जैसा कि कहते हैं ना कि वो ब्रेन ड्रेन के का हिस्सा बन गया, छोड़ा है मुल्क को। जिसके पीछे वजह ये थी कि वो प्रोग्रेस करना था, चूंकि उस जमाने में ताउर रहमान साहब की नई पॉलिसी आ गई थी, वो सारी दुनिया में स्टूडेंट्स को भेज रहे थे पीएचडी करने के लिए, और हमने किया था पीएचडी कराची से, जो कि हर साल सैकड़ों स्टूडेंट निकलते हैं मशरूम की तरह। आई नो कि आप पीएचडी से बहुत गुस्सा करते हैं लेकिन खैर, तो हमने देखा जब ये पूरी खेप वापस आने लगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, एमआईटी से, हर जगह से। तारुफ 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 किस हाँ, चीज में पीएचडी किया, किस चीज में मास्टर किया? इतने सारे बाल ब्रेन के हवाले कर दिए। हाँ, किस किस सॉरी, चीज उसको में? मैं थोड़ा सा समेट देता हूँ। केमिस्ट्री में पीएचडी किया, फिर कॉमसेट्स लाहौर में पढ़ाया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। देन इमिग्रेशन के लास्ट बैच टीयर 1 में यहाँ यूके आ गए। यूके में शहर से शहर दरबदर होके फिर स्कॉटलैंड में डेरा जमा लिया, स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबरा में। तो एज अ रिसर्च साइंटिस्ट 10 साल तक काम किया। फिर किसी वजह से करियर चेंज में आ गए। तो क्या एज आपका थीसिस क्या था पीएचडी में? जो आपका वो एक मोटी सी किताब लिखनी होती है ना, उसमें क्या जाता हाँ, था? वो मतलब वो कमल एक सब एक ही जैसी चीज लिखते हैं हर चीजें में, तो हाँ, कोई हर कोई एक दरख्त के साथ लटक जाता है। एक प्लांट मैंने मेहंदी का पौधा मेरे हिस्से में आया था, बल्कि मैंने पिक किया था 3-4 में से। तो उसमें से जो है क्या अजूबे निकाले मेहंदी के पौधे में से? मेहंदी के पौधे में तकरीबन हमने 6 ऐसे नए नामियाती मुरक्कब कंपाउंड निकाले थे जो दुनिया में कभी भी पहले दरियाफ्त नहीं हुए थे। तो उसमें से एक का नाम मैंने अपने नाम पे भी रख दिया था, लासो नदीम। लासोनिया एल्बा प्लांट का नाम है, तो हमें शौक चढ़ा के लासो नदीम रख दिया। उसका एक ट्रिवियल नेम भी रखते थे, वैसे तो साइंटिफिक नेम होता है, एक अपना नाम भी रखते हैं। तो एक कंपाउंड का नाम लासो नदीम रख दी। तो ये जो उसके 4 अलावा कंपाउंड है, पहले तो ये बताएं कंपाउंड क्या होती है और फिर उससे हाँ, फायदा क्या होता है। ये जो 4 आपने बनाए, इसको हम मुंह पे मलेंगे तो कोई फायदा होगा? हाथ पे लगाएंगे, करना क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? अच्छा, जो सीरियस जो काम था ना, वो था ड्रग डिस्कवरी का। कि हम चाह रहे थे कि जो कंपाउंड्स, पहले तो इनको निकालें, इनको दरियाफ्त करें, ये है क्या, दिखता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये करने के बाद जो है केमिस्ट का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है ना। तो हम इसको फिर भेज देते हैं बायोलॉजिस्ट की तरफ, कि वो इसको इसकी एक्टिविटी चेक करें। तो इनमें मेरे कंपाउंड में एंटी ट्यूबरक्लोसिस का काफी स्कोप निकला था। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं होता कि वो एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरियम है उसका एंटी बैक्टीरिया, उसका उसको और भी लेवल पे चेक करते हैं, क्योंकि जिसको जैसे जब भी तो ड्रग को आते आते 15 साल लगते हैं, वो बॉडी की टॉक्सिसिटी चेक करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं। तो वो एंटी ट्यूबरक्लोसिस तो था, लेकिन वो और टेस्ट में फेल हो गया, तो वो ड्रग नहीं बन सका। तो ये तो ये कंपाउंड, कंपाउंड होता क्या है, आसान अल्फाज में हाँ, जाहिल लोगों के लिए मेरे जैसे? कंपाउंड जो है एक्चुअली, ये दुनिया जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनी है, जो कि एक केमिस्ट्री के टेबल में एक अजीम साइंसदान मैंडलीव ने जमा कर दिए हैं, जो कि नेचुरली 103 है, और लेकिन अब बढ़ के और ज्यादा हो गए हैं। तो वो जो 103 अज्जा हैं, एलिमेंट हैं, उससे बनकर ये सारी दुनिया, ये पूरी यूनिवर्स बनी है। चाहे वो इंसान हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो। तो इसी से, इन्हीं एलिमेंट से मिलकर डिफरेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज दुनिया में वजूद में आती है। तो प्लांट से जब हम कोई ऐसे कह ले कि आप अज्जा निकालते हैं, या
हम कह लें कि आप, अब आपको मैं उस तरह कैसे समझाऊं कि हम कोई ऐसी अगर मॉलिक्यूल या, उसके मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर तोड़ दें तो उसमें से जो एलिमेंट्स निकलेंगे। हाँ नहीं, एलिमेंट्स से ऊपर आ जाए, एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, टू और मोर, टू से ज्यादा एलिमेंट, तो वो जो कंपाउंड्स होते हैं एक्चुअली वो तो दो से ज्यादा जब एलिमेंट साथ होते हैं तो उनको कंपाउंड कहते कंपाउंड कहते हैं जी। हैं। अच्छा, ये कंपाउंड जो है एक्चुअली बायो एक्टिव, बहुत ही पोटेंशियल होते हैं, बायो एक्टिव भी होते हैं। बायो ठीक एक्टिव है, मीन वो ज्यादा इतनी पढ़ लिए होते तो स्कूल से भागे नहीं होते। हाँ, असल में मुझे कंपाउंड बहुत समझ नीचे में आ गया जाने, बेसिक कि में जाने में बेसिक थोड़ी सी दुश्वारी हो रही जी। सही है। तो बेसिक हो गई एलिमेंट, और एलिमेंट को, दो एलिमेंट को साथ मिला दिया तो कंपाउंड बन गया, ऐसे हाँ ही। या, ठीक। मैं आपको कोट करूंगा आइंदा जब मुझे कभी बताना हो। तो फिर ओके। आपने एडिनबरा में 10 साल रिसर्च करी, तो क्या रिसर्च करी 10 साल? अच्छा, आई रिमेम्बर, यानी कि यूके में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में रिसर्च की मैंने। वहां से आने के बाद, अच्छा ये मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक्य आपको सुनाना चाहूंगा। जब वहां से हम आए थे ना, तो हम समझ रहे थे कि हम केमिस्ट हैं, हम केमिस्ट्री पे ही काम करेंगे। तो जो मेरा, मुझे पहला प्रोफेसर जिसने बुलाया ना, उसने कहा नदीम मुझे एक केमिस्ट की जरूरत है। मैंने कहा हाजिर हूं मैं। तो उसने मुझे 3 महीने की जॉब दी। उसने कहा कि देखो, अच्छा वो केमिस्ट नहीं था, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, उसको केमिस्ट्री का काम करना। लेकिन उसने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे एक फंगस में से, फंगस जो है ना वो हिल अपनी जगह नहीं छोड़ता है, वो वॉक नहीं करता है। वो फंगस क्या करता है कि वो अपने अंदर से वोलेटाइल केमिकल कंपाउंड रिलीज करता है, स्मेल, जिसको स्मेल करके जो उसके इंसेक्ट्स हैं उसकी तरफ आते हैं और वो उसके ऊपर अटैच हो जाता है और फिर उसको खा जाता है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे केमिस्ट्री का रोल तो ये है कि वो जो केमिकल रिलीज कर रहा है स्मेल, वो तो केमिस्ट डिडक्ट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। तो मैंने कहा यस आई कैन डू दिस। लेकिन उसने जो शर्त रखी वो ये रखी कि नदीम तुम मेरी लैब में जाओगे, ये माइक्रोबायोलॉजी का कैबिनेट है, यहाँ से तुमने फंगस उठाना है, इसको कल्चर भी करना है, इसको आइसोलेट भी करना है और इसको सारा हैंडल करना है। मैंने कहा 1 मिनट, वेट वेट अ मिनट प्रोफेसर, आई एम केमिस्ट, आई एम नॉट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो पता है उसने मुझे तारीखी जुमला कहा था, ये समझ ले मेरे स्टेप था, तारीखी जुमला ये कहा था कि नदीम इफ यू डोंट चेंज योर पाकिस्तानी मेंटेलिटी आई विल थ्रो यू फ्रॉम द विंडो। आएगा से। तो मैं शॉक्ड हो गया, मेरी इंसल्ट हो गई। बस नया नया पाकिस्तान से जाता है तो बड़ी इंसल्ट होती है। तो फिर उसने मुझे समझाया कि मुझे, मैं तुम्हें जो पैसे दे रहा हूं ना, वो एक प्रोजेक्ट के लिए मैं तुम्हें मैनेजर हायर कर रहा हूं, तो ये सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। अब ये तुम सीखो या फिर तुम छोड़ के चले जाओ। तो यहां से समझ में आई कि असल में सिर्फ केमिस्ट्री एक आइसोलेशन में कुछ भी नहीं है। ठीक कोई है भी ना, चीज आइसोलेशन में कुछ कोई नहीं। चीज आइसोलेशन में, जैसे ये गिलास है, इस गिलास की केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स भी है, इवन मैं तो कहूंगा इसकी रिलीजियस इस वो भी है कि इसमें क्या पीना है और क्या कैसे पीना है, हलाल पीना नहीं पीना। खैर, तो किसी भी प्रोडक्ट की वो हर तरह से एक वो होती है। तो वहां से तो मैंने स्टार्ट किया। 3 महीने का अच्छा जो अब, प्रोजेक्ट था, और आपने कोई फंगस के अंदर से जो स्मेल आ रही थी उसके, हाँ उसके कंपाउंड अलग किए, तो वो कौन सा फंगस था और कौन सी स्मेल अलग करी? बड़े मजे की कहानी। एग्जैक्ट, यहां से मेरी एक नई दुनिया जो मेरा बिल्कुल, आई लव दिस फील्ड। असल में क्या था, वो फंगस जो था ना वो एंटोमोपैथोजेनिक था, यानी कि वो इंसेक्ट किलर था। ठीक है, ऐसे फंगस होते हैं, नीमाटोड्स होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंसेक्ट को किल करते हैं, खासतौर पे पेस्ट को। यानी क्रॉप पे सुंडी लग गई है तो अल्लाह ताला ने ऐसे बैक्टीरिया, फंगस, निमाटोड पैदा किए हैं जो सुंडी को खाते हैं। तो आप उस कॉटन पे अगर वो फंगस स्प्रे कर देंगे तो वो सुंडी को मार देगा, तो आपकी कॉटन सेफ हो जाएगी। इसी को सही बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। सही। ये मेरी रिसर्च थी। जो अच्छा कि नीम में, आपकी जो जी अताउर रहमान साहब की लेबोरेटरी, नीम पे सुना है बहुत काम किया है कि जी, अनीम पे नीम जो से बहुत डॉक्टर सारी जो चीजें हैं वो काम हो जाती डॉक्टर बीना सिद्दीकी, जो जिन्होंने नीम पे काम किया है, वही मेरी सुपरवाइजर थी, पीएचडी मैंने उनके साथ किया, लेकिन मैंने नीम पे नहीं किया, मैंने मेहंदी पे किया था। है।
तो 100 साल से नीम पे काम हो रहा है, उसकी खुदाई जारी है, उसमें से कंपाउंड निकलते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पाकिस्तान ने कोई ड्रग नहीं बनाया है। मतलब ये तो नहीं, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने के अलावा भी कुछ नहीं करेंगे? क्रिस्टलाइज नहीं किया मैंने, पाकिस्तान को इसलिए नहीं बनाया सर, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। अच्छा रेहान भाई, आपसे एक मैं सवाल करता हूँ। उधर नहीं जा रहे हैं अभी, पहले तो आपका तारुफ तो हो जाएगा। अच्छा, फिर आपने वो माइक्रोबायोलॉजी में जाके एक वो जो क्या किया आपने, वो जो कीड़े मारने वाला फंगस अच्छा था, उसमें से क्या ढूंढ के निकाला? ठीक है ना, इसमें से दो बातें ढूंढी ना मैंने। एक तो वो फंगस, उसकी डायल्यूशन, कि हम कितने डायल्यूशन पे स्प्रे करें तो वो पोटेंशियल अपना रिजल्ट दे। ऐसा नहीं है कि आप कंसंट्रेटेड डाल दिया पूरा और कंटामिनेट ही कर दिया आपने पूरे सॉइल को। उसकी डायल्यूशन फैक्टर को, कितने डायल्यूशन पे, कितने स्क्वायर फीट पे, कितने हेक्टर पे कितना, एक तो वो काम कर रहे थे हम। और वो हम जाके फॉरेस्ट में, असल में यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो पाइन वीवल एक ट्री है, पाइन ट्रीज है जिसके फॉरेस्ट होते हैं स्कॉटलैंड में ना, तो उसका एक कीड़ा होता है, उसको कहते हैं पाइन वीवल। वो तबाह कर देता, मतलब वो बहुत लॉस करता है मिलियंस पाउंड में। तो उस हम फॉरेस्ट में जाके स्प्रे करते थे। अच्छा, ये बायो फर्टिलाइजर स्प्रे करने से क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट सेफ होता है। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इससे आपको कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, सॉइल डैमेज नहीं होगा, और ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। ये उसी पेस्ट को मारेगा, ये किसी और बटरफ्लाई को नहीं खा जाएगा, आपके जो फ्रेंड्स कीड़े हैं, दोस्त कीड़े, उनको नहीं कुछ कहेगा। ये बड़ा टारगेटेड होता है। अच्छा, दूसरा काम जो है ना, दूसरी जो एक्सपर्टीज है वो ये है कि ये मैंने आपको बताया फंगस कहीं वॉक नहीं करता, ये फेक केमिकल यूज रिलीज करता है। वो केमिकल मिलते जुलते ऐसे केमिकल होते हैं जिससे कोई कीड़ा समझता है उसकी डेट आ गई है, उसको मीटिंग करने के लिए कोई बुला रही है या बुला रहा है, तो ये उसके पीछे जाता है, तो फंगस उसको स्टिक कर जाता है और फिर वो बाद में उसको खत्म कर देता है। तो वो जो, अगर हम मतलब हमारा काम ये था कि हम फंगस के उन खास स्मेल को या परफ्यूम में से कंपाउंड को डिटेक्ट करें, और उस कंपाउंड को हम लैब में बनाएं, या वो ऑलरेडी दुनिया में नोन है तो हम खरीद के उसकी कंपोजिशन बनाएं और उसकी फॉर्मुलेशन बनाएं, और उसको, हमें फंगस नहीं चाहिए, फिर हम सिर्फ वही परफ्यूम रख देंगे और उस पर पेस्ट आके अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसको हम ट्रैप कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये काम था। इसके अलावा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट भी था कि हम कुछ फंगस भी डाल देंगे, कुछ ये परफ्यूम भी डाल देंगे। ठीक है, समझ गया। अच्छा फिर और अच्छा 9 साल और 8 हाँ, महीने क्या किया? अच्छा इसके बाद एक्सपर्टीज जो ये आ गई। अच्छा, अब ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, ये सिर्फ फंगस का ही नहीं होता है ना। फिर एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया मैंने, पोल्ट्री पे था कैंपाइलोबैक्टर। आजकल आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि चिकन से इन्फेक्शन बहुत हो रही है। अगर चिकन कच्ची रह जाए तो चिकन में एक बैक्टीरिया आ जाता है कैंपाइलोबैक्टर, जो कि अभी पिछले दिनों हमारे एक दोस्त की बेटी को भी हो गया था। तो अब ये जो है ना, अब चिकन में हो गया इन्फेक्शन, तो आप कैसे मालूम करेंगे, पूरी पोल्ट्री है। तो एक रिसर्च ये की थी कि बायोसेंसर बनाते हैं। मतलब बायोसेंसर क्या है कि एक ऐसी चिप बनाएंगे जो, जिसको हम कहते हैं चिप ऑन द लैब ऑन अ चिप। लैब ऑन अ चिप मतलब हम नैनो टेक्नोलॉजिस्ट को मैंने कंपाउंड आइडेंटिफाई करके दिया कि भाई हम ये कंपाउंड है, अब आप अपनी पॉलीमर टेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी से इस कंपाउंड का डिटेक्टर, यानी वो ऐसा डिटेक्टर बना रहे थे जो इस कंपाउंड को डिटेक्ट करेगा, तो वो बता देगा कि ये इस पोल्ट्री में, इस चिकन में ये इन्फेक्शन हो, इस स्टेज पे ये हो गया। तो ये एक और बायोसेंसर लैब में काम किया। उसके बाद मेरा जो नेचुरल प्रोडक्ट का जो जो मेरा एचईजे का काम है माशाल्लाह, वो मैंने स्ट्रेटक्लाइड यूनिवर्सिटी ग्लासगो में काम किया था हनी बी पे। हनी बी असल में सिर्फ शहद नहीं बनाती है, हनी बी 3 प्रोडक्ट बनाती है। एक तो हनी बी एक फैट बनाती है और एक होता है प्रोपोलिस। प्रोपोलिस क्या होता है, असल में जो बी हाइव में जो सुराख होते हैं ना, उसमें से इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये हाइव जो है ना, ये उसका सीमेंट होता है, वो सीमेंट उसमें के तौर पर प्रोपोलिस यूज करती है, और ये बहुत ही एंटी बैक्टीरियल होता है, जो कि उसकी हाइव को स्टेरलाइज करता है। और ये पुराने जमाने में जो हकीम वगैरह ने ये प्रोपोलिस को उसमें अपने नुस्खे में भी यूज करते हैं, आज तक यूज करते हैं ना। और यूके वगैरह में प्रोपोलिस का एक बाकायदा एक कह लें कि एक
जो फेस क्रीम और जो ये सब चीजें होता है उसमें काफी मेडिसिनल यूज होता है। तो प्रोपोलिस से तकरीबन यहाँ आके भी वही काम था, आइसोलेशन है। तो वो हमने ट्राई किया, क्योंकि प्रोजेक्ट ये काम लंबा होता है, प्रोजेक्ट सिर्फ छोटा था 2 साल का, तो मैं कंपाउंड निकाल के उनको वही पहली दफा दुनिया में पहली दफा मैंने उसको बताया कि भाई ये प्रोपोलिस में। अच्छा, प्रोपोलिस की एक और खास बात है, या शहद की मक्खी की खास बात है कि हर 5 किलोमीटर पे 10 किलोमीटर पे, क्योंकि ग्रीनरी और प्लांट्स और फ्लोरा चेंज हो जाता है, तो शहद का कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। इसी तरह प्रोपोलिस का कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। तो ये है कि जो मैंने जिस पे काम किया था वो सब सहारन कंट्री, नाइजीरिया वगैरह से वो प्रोपोलिस आया था, कि उसमें से मैंने आइसोलेट किए थे कुछ कंपाउंड, कुछ एक्टिव निकले और कुछ वैसे ही। अभी वो पेंडिंग में, वो मतलब वो लिस्ट में आ गए। एक्टिव कंपाउंड क्या होता है और नॉन एक्टिव कंपाउंड ये होते हैं कि उसको हम टेस्ट करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया के, मतलब मतलब टीबी ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया के अगेंस्ट चेक करते हैं। हम नहीं करते, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनको हम भेज देते हैं, क्योंकि ये यहाँ बैक्टीरिया की क्लास होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। कुछ तो जनरल बैक्टीरिया होते हैं जिसमें मैं काम कर लेता हूँ, आम से बैक्टीरिया होते हैं। कुछ क्लास 1, 2 के होते हैं जिसके लिए स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं ना, जिनमें ये ट्यूबरक्लोसिस का हो गया, ये कैंपेलोबैक्टर भी क्लास 2 है, लेकिन वाले बैक्टीरिया होते हैं उनसे आप दूर रहते हैं। उनसे हमें, क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं है ना, यहाँ पे क्वालिफाइड होना जरूरी है। यहाँ पे हर कोई काम नहीं कर सकता। खतरनाक बोलो, वो फैल जाएगा तो मुसीबत आएगी सबको, कोरोना वायरस बन जाएगा। उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना चाहिए कि आप कैसे डील कर सकते हैं ना उसको। तो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो कि जिसको हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट टेस्ट करके देखते हैं कि वो उनको इनहिबिट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि वो एक्टिव कंपाउंड है अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया, अगेंस्ट दैट स्पीशीज। तो इसको नॉन एक्टिव जो है वो, नॉन एक्टिव ये कि वो उसने वर्क नहीं किया, वो उसको कोई भी जीरो नहीं होता, मतलब हो सकता है उसने 10% किया हो, रिक्वायरमेंट 90% की है, तो दैट्स दैट थिंग। वो तो हर बैक्टीरिया के साथ तो रिएक्शन अलग होगा ना, लेकिन हर कंपाउंड एग्जैक्टली। तो इसीलिए तो जो आपके एंटीबायोटिक्स आते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं ना। इंटरेस्टिंग। चलिए, आज पहली दफा समझ में आया ये एंटीबायोटिक एक्चुअली क्यों काम करता है कहीं पे और क्यों नहीं करता। और इसका काम करता है, और इसको खाना भी टाइम से जितना खाए उतना ही खाना चाहिए। आधा खाएंगे तो ये डबल हो जाएंगे, इसलिए एंटीबायोटिक कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नहीं खाना है तो स्टार्ट ही मत करें। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो वो आपको बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट कर देगा, वो आपकी बीमारी को दुगना कर देगा अगर आपने कंप्लीट कोर्स नहीं किया। और आप अगर स्मार्ट बने रहे, नहीं खाओ, जेब में डाल लो और फेंक दो और अम्मी को नहीं बताओ और फलाना ढमकाना, ये मरवा देगा। तो इसलिए डोंट ट्राई दिस। खाना है तो कोर्स पूरा करना है। चलिए, आपका तारुफ तो हो गया। अब आप किस शहर में आजकल मैं स्कॉटलैंड का शहर है, कैपिटल एडिनबरा, वहीं पे अभी तक जी। मैं तकरीबन 2012 से 2014 से यहाँ पर हूँ। जॉब में घूमता रहता हूँ, फैमिली घर यहाँ पे है। खूबसूरत जगह। यू आर वेलकम एनी टाइम। मैं होके जा चुका हूँ 2-3 दफा, अब मजीद कोई इरादा नहीं। हाँ, आऊंगा तो ऊपर स्कॉटलैंड की ऊपर वाली साइड उसमें खूबसूरत ज्यादा है, वहाँ भी जाएंगे। हाईलैंड्स या बेस्ट, साथ चलेंगे, क्या हुआ। अच्छा, ये बताइए कि अगले 20 साल में क्या देखना चाहते हैं जिंदगानी? हाँ, अगले 20 साल में कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। नंबर 1 तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, ये पैसे वैसे कमाने के झंझट से ना मैं निकल जाऊँ, ये 9 to 5 की नौकरी से। तो मैं कुछ ऑप्शन पे सोच रहा हूँ। अच्छा, कि लेकिन ये कि मैं कैरियर चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इमिग्रेंट का एक मसला होता है कि घर एक जगह शहर में होता है और नौकरी दूसरे शहर में होती है। तो ये कर करके थक गया मैं 5-6 साल से ना, तो आई क्विट, मैंने रिसर्च क्विट कर दिया। अब मैं फ्रीलांसर रिसर्च हो गया हूँ। किसी को अगर कोई स्पेशल असाइनमेंट देना तो शायद मैं जाऊँ, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। तो मैंने दूसरी जॉब जो है वो स्कूल की जॉब, बच्चों को पढ़ाने की, जो कि मैं हमेशा से करता रहता हूँ एज अ सेकेंडरी स्कूल टीचर। इसके लिए अब वही है कि यहाँ पे आप चाहे PhD हो चाहे तो रम खाओ, आपको कोई पढ़ाने नहीं देगा जब तक आप प्रॉपर
टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं कर लेंगे, उसको पास नहीं कर लेंगे, और ये कोई आम, तो उसके लिए मैं ट्राई कर रहा था। तो कि भाई अब मैं जॉब छोड़ूंगा तो मैं फ्री में नहीं कर सकता, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। तो मुझे स्टेम फेलोशिप मिल गई थी ये टीचिंग डिप्लोमा करने के लिए, तो जो मैंने अभी खत्म किया है। अब मैं नेक्स्ट ईयर से, अभी मैं स्टूडेंट हूँ आजकल 1 साल से, स्टूडेंट टीचर जिसको कहते हैं। तो अब टीचिंग करनी है, चाहिए परमानेंट जॉब होती है, अपने शहर में मिल जाती है। टीचर्स की बहुत डिमांड है, कमी है यहाँ पर, तो अब मैं अपने शहर में रहूंगा। ठीक है, तो ये आगे ये करना है जब तक मेरा इंडिपेंडेंट वाला मामला नहीं हो जाता। तो 20 साल तक तो यही करना है, बच्चों को पढ़ाना है। फैमिली, छोटी सी फैमिली है मेरी, एक बेटा है मेरा, वाइफ इज आल्सो इंडिपेंडेंट, वो भी जॉब करती हैं, तो इट्स ओके। तो 20 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हैं इंडिपेंडेंट पैसों के अलावा? हाँ, 20 साल के बाद कहाँ पहुंचना चाहते हो? 20 साल के बाद एक्चुअली कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कोई मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, कुछ नहीं। 20 साल में अब जो मेरा प्लान है, जो हमने स्टार्ट क्या किया, जो मैंने आपको शायद पीछे डिस्कस भी किया था, कि अब सोसाइटी को पे बैक करने का वक्त आ गया। जो चीज सीखा है, और सोसाइटी मीन्स जो कि पाकिस्तान का प्रोडक्ट हूं ना मैंने कोई बाहर से कोई डिग्री नहीं लिया, आई हैव नो डिग्री एक्सेप्ट ये टीचिंग की। तो अब पाकिस्तान को पे बैक करने का वक्त आ गया। तो हमने स्टार्ट किया है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इको टूरिज्म। रजिस्ट्रेशन हमने फाइल कर दी है, बैंक अकाउंट उसके बाद आ जाएगा, मेंबरशिप हमारी स्टार्ट है। अब इस पे काम करना है कि पाकिस्तान में इको टूरिज्म को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, और इसको जो है एक स्टैंडर्ड बनाया जाए। ये काम करना है 20 साल। सही, ये तो गोल नहीं है ना, ये तो रास्ता है। अचीव क्या करना चाहते हैं? अचीव ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा बन जाए, वो छोटे छोटे काम बहुत कर लिए, किसी को खाना खिला दिया, किसी का एडमिशन करा दिया, ये वो चैरिटी हुआ। अब हम चाहते हैं हमारा ग्रुप, अकेले नहीं कर सकते, टीम, हमारे पास टीम मिल गई है हमें, कि हम जाने से पहले, दुनिया को खैराबाद कहने से पहले, पाकिस्तान को एक ऐसा इदारा दे जाए जो कि एक हॉलमार्क हो टूरिज्म में, स्टैंडर्ड में, एडवाइजरी में। और पाकिस्तान के तकरीबन 6 यूनिट जो हैं, इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर एंड चारों सूबों में, हमारे मॉडल साइट्स होंगे, सेंटर्स होंगे, जो कि सेंटर गेस्ट हाउसेस भी होंगे, इसमें स्कूल भी होंगे, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चलेंगे। और हम दूसरों को, बल्कि हर किसी को हम ये कहेंगे कि अपने सिटी को ओन करो, उनको इंस्पायर करेंगे कि वो अपने इको सेंटर्स बनाए अपने अपने सिटी में। हर सिटी जो है हमारा वो बहुत खूबसूरत है, उसकी हिस्ट्री है, उसकी ब्यूटी है, तो व्हाई नॉट दे शुड प्रमोट देयर सिटी। कराची वालों को चाहिए वो अपने बीच को सेल करें, अपने बीच को प्रमोट करें, उसको साफ रखें, उसको डिस्ट्रॉय ना करें। इसी तरह जड़ावाला है, जहाँ भगत सिंह है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, हर बंदे को अपनी सिटी को ओन करना चाहिए और उसकी टूरिज्म के ऊपर काम करना चाहिए। हर अब बंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों को इंस्पायर करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे अपने साथ कि वो हमारे साथ जुड़े और काम करें। यही काम करना 20 साल, और कुछ नहीं करना। तो इदारा बनाना, इसी पे फोकस रखना है ना। हाँ, इदारा ही बनाना। तो बीच में पॉपुलेशन कंट्रोल बीच में कहाँ से लेके आ गया? अच्छा, पॉपुलेशन कंट्रोल का ये कि मेरा एक शो चलता है मिस्टर कादार शो, जो कि हाईलाइट करता है पाकिस्तान के इश्यूज पे। हाईलाइट क्या करता है कि हम चाहते हैं कि लोग उस पर बात करें। मेरा सवाल ये है कि अगर आपका मिशन इको टूरिज्म है तो आपका शो भी इको टूरिज्म पे होना चाहिए। पाकिस्तान को भाड़ में डालें, आपका एक फोकस होगा ना। आपका एक बेटा है, सारे बेटे एक तरफ, आपका बेटा एक तरफ। प्राइमरी फर्ज आपका बेटा, बाकी रिहान के बेटे फर्ज नहीं है, सुन्नत नफिल हो, है ना। वो हम करें। वो क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास एक वेबसाइट है रेडी है, तकरीबन 1 हफ्ते में ऑनलाइन हो जाएगी। उसका है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इको टूरिज्म का टीवी चैनल अपना आ रहा है, जो कि फोकस होगा सिर्फ इको टूरिज्म पे। उसमें ना सिर्फ मैं होऊंगा, बल्कि और भी लोग होंगे जो अपने शोज करेंगे, अपना प्रोग्राम करेंगे अपने एरिया से, अपने इलाकों से,
और उसमें स्कूल भी चलेगा, उसमें ट्रेनिंग भी होगी। वो हमारा PSC का टीवी चैनल ऑनलाइन आने वाला है महीने के अंदर अंदर। वो बिल्कुल फोकस होगा। बाकी एक साहब है, उनका नाम है एंड्रू कार्नेगी। अच्छा, उनकी किताब आप जरूर देखिएगा। वो अपने वक्त के अमीर तरीन इंसान थे, आज से 80 साल 100 साल पहले तक। और बिल गेट्स जो है उनसे 10 गुना कम अमीर है। तो आप उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और मेरा नाम बताइएगा। एंड्रू कार्नेगी। कार्नेगी, ओके। आपके स्कॉटलैंड के ही हैं वो। स्कॉटलैंड से माइग्रेट करके गए थे अमेरिका। वहाँ जाके उन्होंने अपना एम्पायर बनाया, स्टील का, लोहे का, और फिर उसको बेच दिया। और बेचने के बाद अब फिर सारी दुनिया में फिलैंथ्रॉफी इजाद करी हुई। उससे पहले लोग फिलैंथ्रॉपिस्ट नहीं होते थे। सो ही वाज द बिगेस्ट फिलैंथ्रॉपिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो उसकी किताब आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड है, आपको आसानी होगी। आपका मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है इको टूरिज्म विद नदीम करदार। तो मैं उसमें थोड़े से लोग भेज दूंगा, और इस के अंदर भी मैंने लगा दिया है। और आप जो लोग इको टूरिज्म पे काम करते हैं वो ज़रूर आपसे कनेक्ट हों। और एक नंबर मुझे आप अपना व्हाट्सएप का बताइएगा जो आप स्पेयर कर सकते हो, यानी लोग उस पर आपको मैसेज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला नंबर जो आपके पास अभी मैंने दिया है, व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो इको टूरिज्म पे मेरे सर्कल में काम करते हैं और करना चाहते हैं, तो वो आपकी शागिर्दी में आ जाएंगे। मिल के जो है वो आप कुछ कर लेंगे। वेल डन। सही, वी नीड पीपल। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चले, अब मेरे पास 10 मिनट और हैं। अब आपने कुछ पूछना है तो अभी पूछ। मैं तो पूछ चुका जो पूछना था। हाँ, मैं उसमें एक सवाल कर रहा था आपसे, और जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी आपसे पूछूं तो वो भी बता दें, मैं वो भी पूछ लेता हूँ। नहीं, मैं असल में आपसे एक सवाल क्या, थोड़ा सा एक आपका जो आपने कहा था मैं पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज कभी नहीं कर रहा था। मैं असल में ये बताना चाह रहा था कि डू यू नो कि यूके के जो नोबेल प्राइजेस हैं वो सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज ने क्यों हासिल किए। 95% जो है सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने क्यों हासिल किए हैं। हालांकि पाकिस्तान यूके में बहुत सारी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। और नहीं, मुझे पता यू हैव एनी आइडिया? इसकी वजह ये रेहान भाई कि कैपेसिटी बिल्डिंग, ये जितनी भी नोबेल प्राइज लेवल की रिसर्च होती है, इसके लिए ये रॉयल रिसर्च कहलाती है। ये पुराने जमाने में बादशाह जो है ना, जो खास साइंटिस्ट होते हैं ना, उनको पालते थे ताकि वो थोड़ा सा ऐसी चीज दें जो दुश्मन के पास नहीं है। तो ये रॉयल रिसर्च की जो कैपेबिलिटी है, ये इन्होंने सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी में डेवलप की है, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, नंबर 1। अच्छा, बाकी यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं? वो कोई पकोड़े नहीं भेज रही। असल में बाकी यूनिवर्सिटी दूसरे लेवल का काम कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं? वो स्पिन आउट कंपनीज जनरेट कर रही हैं, जो नोबेल लॉरेट, जो ये नोबेल लेवल का जो रिसर्च होता है वो अप्लाई करके वो इंडस्ट्रीज बना रही हैं, रिसर्च कर रही हैं। आप देखें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, एडमरा यूनिवर्सिटी में आ जाए, इनकी सैकड़ों स्पिन आउट कंपनीज हैं। हर यूनिवर्सिटी, ये सेकंड लेवल का जो रिसर्च लेवल है, ये बाकी यूनिवर्सिटीज इस पे काम कर रही हैं। तो देन ये बताना था मुझे असल में। तो हमारे पाकिस्तान में अगर हम ये सोचते हैं कि जी हर यूनिवर्सिटी से बना लेना एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑनलाइन बना लें, अपने अंडर 20-25 बच्चे ले लें। जब ये बनी थी तो इनके पास भी 20-25 ही बच्चे आए होंगे शुरू में, तो आप उनसे शुरू कर लें और जो जो आपको पता है वो उनको सिखाना शुरू कर दें। वेरी सिंपल। अब तो हर आदमी जो व्हाट्सएप में है, फेसबुक में है, बादशाह सलामत है। हर अपना आदमी अपना कबीला बनाए, उस कबीले का इंचार्ज बन जाए और कबीले को पढ़ाना शुरू कर दे। ये काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन खैर ऑन ग्राउंड रिसर्च करना पड़ेगा, करना होता है। लेकिन असल में कबीला जरूर बनाए, क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अभी जो है पाकिस्तान में दोस्तों को ये समझाना है कि रिसर्च क्या, मेरे कुछ नहीं समझाना भाई। आप अपने कबीला बना लें, मैं आपको, मेरा काम है कबीला बना के देना। आपको कबीला बनाने में तो आप कहें जी मैं इस कबीले का सरदार। नहीं, साइंटिस्ट कबीला तो मेरा है ना अपना, वो तो मेरे अपने। देखिए, कबीले के सरदार जो बोलता है ना, वो चुप करके बाकी अवाम को मानना पड़ता है, वो सरदार होता है।
उसमें आप रेफरेंडम करा सकते हैं, उसमें आप इलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन जब कबीले के सरदार ने एक बात बोल दी तो बोल दी, जिस तरह फौजी होता है ना उस तरह बोल दी तो बोल दी। तो अब आप एक कबीला बनाएं और उसके अंदर स्टूडेंट्स का काम ये होता है कि वो आपका दिमाग को कॉपी कर लें, आप उसको एंगेज करें, आप उसको कार्व करें, आप उसको एक सिम्त में कार्व करके तरीके पे ले जाएं। तो आप अपना कबीला बनाएं और उस कबीले के अंदर आप डिसाइड करें कि एक तो आपने बना लिया कबीला इको टूरिज्म का, अब आपको मैं इसके अंदर 25-250 लोग जमा कर दूंगा। 250 लोग ग्रेजुएट नहीं होंगे, लेकिन 5 तो ग्रेजुएट हो जाएंगे ना 1 साल में 2 साल में। तो वो जो ग्रेजुएट लोग होंगे वो 5 जो हैं मजीद 50 बनाएंगे, 500 बनाएंगे। नोबेल लॉरिएट आपको बनाना है तो आप एक ग्रुप बनाते हैं मिलके कि जी पाकिस्तान से नोबेल लॉरिएट क्रिएट करना है, लेकिन वो एक खास काम है, ऐसे ही नहीं क्रिएट हो जाता, वो एक खास तरीके से बनाया जाता है, इंसान को कार्व किया जाता है। अगर मुझे दुनिया के टॉप स्विमर चाहिए, बास्केटबॉल प्लेयर चाहिए, क्रिकेट प्लेयर चाहिए, तो उसके लिए इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा ना। ऐसे ही मैं फैसला कर लूँ कि जी फुटबॉल के अंदर हम अच्छे हो जाएंगे, फुटबॉल में तो ऐसे तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, ये सही बात कह रहे हैं आप। तो ग्राउंड रूट पे भी काम करना पड़ेगा, मिडिल में भी काम करना पड़ेगा, टॉप पे भी करना पड़ेगा। राइट, लेकिन किसी को तो काम करना पड़ेगा, किसी को फैसला करना पड़ेगा कि मैं ये प्रॉब्लम टैकल करना चाहता हूँ। मेरा काम इस वक्त ये है, मैंने अपना काम ये लगाया हुआ है कि आप, मैं सिर्फ सरदारों की तलाश में हूँ जो ये आके बोले मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे काम करने के लिए कबीले में फॉलोअर चाहिए। मेरे पास जो 3-4 मिलियन लोग हैं मैं उनमें से 250 लोग लगा के दे देता हूँ, लो मियाँ शुरू हो जाओ उनके साथ। ठीक, अभी आपने मुझे इको टूरिज्म पे दिया ना, आप मुझसे 1 साल बाद जो है जब ये मैं एस्टेब्लिश कर लूंगा और इसको ट्रांसफर कर दूंगा लोगों के साथ, तो फिर मैं दूसरा कबीला बना लीजिए। ठीक, तो पॉपुलेशन पे आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि जाहिर बात है मैं समझता हूँ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको समझा सकता हूँ कि पॉपुलेशन के प्रॉब्लम क्या है, बेसिक्स जो मेरी समझ में आया थोड़ा बहुत वो मैं आप तक शेयर कर सकता हूँ। हो सकता है उसमें गलतियाँ हों बहुत सारी, लेकिन मैं आप तक वो बात शेयर ज़रूर कर सकता हूँ कि जो मुझे बच्चे ज़्यादा क्यों होते हैं हमारे, फंडामेंटल बता सकता हूँ। हाँ, देखिए मेरे बच्चे ज्यादा क्यों होते हैं ये नहीं बताइए, ये बताइए कि क्या वालिदैन ये क्यों नहीं समझते कि हम एक जिंदगी को दुनिया में लाए। वालिदैन चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, माँ बाप तो उनके पास शऊर तो होना चाहिए ना। देखिए फेथ के आगे शऊर काम नहीं करता। हमारे मुआशरे में पाकिस्तान के अंदर इजाज़त नहीं है कि आप फेथ के आगे क्वेश्चन करें। जिस मुआशरे में आप रहते हैं उस मुआशरे की मस्जिद में इजाज़त शायद हो, लेकिन मेरा तो ख्याल यही है कि आप बर्मिंघम चले जाएंगे तो वहाँ भी मस्जिद में इजाज़त नहीं होगी सवाल करने। हाँ, तो हम मस्जिद में नहीं है। तो इसी तरह से हमारे एक क्लास जो है बच्चे ज़्यादा पैदा करती है, वो करती है अल्लाह के हुक्म पे, जैसे कैथोलिक करते हैं। आप अगर जो क्या मसला क्या था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का, इतना बड़ा मसला है कि भाई वो बच्चे ज़्यादा करते हैं। आप अभी भी आज भी आप बराबर वाला मुल्क जो है आयरलैंड के, नॉर्दर्न आयरलैंड चले जाए, हर आदमी के 6 बच्चे हैं आज भी, एज ऑफ राइट नाउ। तो वहाँ पे हर आदमी के 6 बच्चे क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है कि जी बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। तो अब अल्लाह के हुक्म के सामने तो बंदे की अकल ख़त्म हो गई। तो एक नंबर 1 है रिलीजन। तो रिलीजन के सामने आप क्वेश्चन एंड आंसर नहीं कर सकते कि ये अल्लाह का हुक्म। नंबर 2 रीज़न ये है कि हमारे जो गरीब लोग होते हैं उनके यहाँ अक्सर बच्चे मर जाते हैं। 20% बच्चे तो मोर्टालिटी होती है। आपके जो वालिद थे या उनके वालिद थे उनसे पूछें कि कितने बच्चे थे उनके। मेरे अब्बा के 15 भाई बहन थे, उनके अब्बा के 8 भाई बहन थे। जितने पुरानी पॉपुलेशन है सबके यहाँ 8-10 बच्चे कॉमन होते थे। एग्रीड और डिसएग्रीड? नहीं, ठीक है, हम भी तकरीबन वो कहते हैं ना कि बर्थ रेट और मिस कैरेज रेट भी देख लेना। सही बात है, राइट। तो बर्थ रेट जो है मिस कैरेज रेट से एसोसिएटेड है। जब मिस कैरेजेस कम हो जाते हैं तो बर्थ रेट भी कम होना शुरू हो जाता है, एक चीज़। दूसरा ये कि क्योंकि हम इन जनरल गरीब हैं तो हमारे पास एक ही चीज़ होती है, वो होती है लेबर। और हमारे माशरे में बिजनेस कम्युनिटी तक में आज तक यही है कि जितने हाथ होंगे ना उतना अच्छा है। तो अगर आपको 5 दुकानें करनी हैं तो हमारे यहाँ ये नहीं होगा कि जी मैनेजर रख लो, हमारे यहाँ होगा कि 5 बच्चे होने चाहिए या खाला का बेटा होना चाहिए, या जो पुराना सिस्टम था ना उसी सिस्टम के अंदर
जितने हाथ होंगे कमाने वाले होंगे, हम दूसरे के ऊपर शक करते हैं। हमारे यहाँ ट्रस्ट का जो लेवल है वो अभी तक नहीं है, इसलिए लिए जीरो। हमें अभी तक बच्चे चाहिए होते हैं, सगे खूनी बच्चे चाहिए होते हैं, जो कि हमारे लिए बिजनेस एक्सपेंशन में का इकोनॉमिक एक्सपेंशन में मदद करते हैं। मेरे ख्याल में ये दो फंडामेंटल रीज़न है पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल ना होने का। और इसके लिए मैं आपको, जैसे मैंने आपको टॉपिक्स दिए, लोग दिए, इनसे बात करें, ये उनका टॉपिक है। और जो पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक हेड थे पाकिस्तान के, मैं बहुत अच्छी तरह उन्होंने मुझे समझाया था, अगर आप उनका इंटरव्यू ले लें, वो भी बहुत उन्होंने पूरी स्कीम बताई थी कि 2 साल तक वो सेक्रेटरी थे उस डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने जो जो प्लान बनाया, जो चीज़ें करी, बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुई। हमारे यहाँ जो मुझे लगता है कि जो हमारा सिविल ब्यूरोक्रेसी है ना, उसमें कुछ कबाहत गड़बड़ है। यानी वो 2 साल तक कर रहा होता है, एक आदमी होता है वो पूरा सिटी का कमिश्नर होता है, और थोड़े दिन के बाद जो है वो कुछ और लग जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद वो कुछ और लग जाता है, फिर थोड़े दिन के बाद वो कुछ और लग जाता है। और वो इतना फर्क होता है कि मैं तो समझता हूँ कि मेरे पास अगर कोई आदमी आता है काम करने के लिए, डिपार्टमेंट हेड करने के लिए, और मैं उसको नया डिपार्टमेंट का हेड बना दूँ, तो डिपार्टमेंट तो तबाह हो जाएगा। अनलेस एंड अनटिल के उस डिपार्टमेंट में वो 3 महीने की ट्रेनिंग के तौर पे काम करे या 6 महीने की ट्रेनिंग के तौर पे काम करे, वो तो डिपार्टमेंट की ऐसी की तैसी कर देगा। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें लोग आते हैं, और वो आदमी जो है वो अपने हिसाब घूमता से रहता चीज़ें करता है और वो करके चला जाता है। दूसरा काम ये है, हो गया है कि हमारे यहाँ नैब आ गई है, और नैब की वजह से जो मैंने जनवरी में, मैं 1 महीने इस्लामाबाद रहा था, जितने भी ब्यूरोक्रेट से मिला था, उन्होंने ये बताया कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं और किसी भी चीज़ पे पैसा लगाते हैं, तो हमारा जो जलन वाला आदमी है, जो हमसे जेलस है, वो हमारा नाम नैब में दे देगा और हम जो है फंस जाएं। सबसे अच्छा है कि कुछ ना करो, आराम से आओ, ड्यूटी पे बैठो, यस सर करो, जो फाइलें चल रही हैं स्लो स्लो उनको चलाते रहो, कुछ ज़्यादा इतनी ज़्यादा चीज़ें ना करो कि तुम्हारा नाम जो है वो खामा में ख़राब हो, और इज्जत से रिटायरमेंट ले लो। बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जैसे ही वो बेचारे ग्रेजुएट कर जाएंगे, हम भी बाहर चले जाएंगे। बाकी पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। ये है 90%, 95% मेरा ब्यूरोक्रेसी। लर्निंग ब्यूरोक्रेसी से। और फिर मैं नहीं, पार्लियामेंट में, आपका असल में फिर मैं पॉपुलेशन से डायरेक्ट पॉलिटिशियन रिलेटेड, से भी मिला, उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बातें करी। जी। आपका जो डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं है पॉपुलेशन सब्जेक्ट से, लेकिन जो आप करना चाह रहे हैं ना, जो गरीब को उठाना चाह रहे हैं, गरीब को एजुकेट करना चाह रहे हैं, तो भाई अब आप तो जाके मैं ना तो कुछ उनको भी नहीं चाह रहा। फीड इन कर सकते सारे हैं। इश्यूज के सामने के मुझे तो सिर्फ एक इलाज मिला है, वो ये है बस, हाँ, ये है और ना, कोई तो इलाज नहीं। ये इलाज भी आप जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लैपटॉप भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, लेकिन आप करोड़ों लोगों को तो नहीं दे सकते ना। नहीं, आप मैं करोड़ों लोगों को, मैं ठीक है। करोड़ों को दिलवा के छोड़ूंगा, पहली बात। और मेरे हाथ से नहीं जाएंगे, मेरा काम अवेयरनेस क्रिएट करना है। मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों को कि भाई अगर आप ये बाली को बेच देंगे 15,000 18,000 की, और उसके बाद आप एक मोबाइल फ़ोन ले लेंगे, तो आपके बच्चे जो हैं वो अपग्रेड हो जाएंगे, और वो लोग ले रहे हैं। मैं करूं या ना करूं, हाँ पाकिस्तान के हाँ हर हाँ, आदमी के हाथ बिल्कुल में सही। 5 साल ये में। जो आपने बाली बेचने के लिए कन्विंस किया है ना, तो ये जो पावर है, ये जो टीच करने की पावर है, यही वो जो कन्वे करेगी कि ये तुम्हारा बच्चा गली में बैठा हुआ गन कर रहा है ना, इसको ये इसलिए नहीं दुनिया में नहीं आया है, ये नहीं, दूसरी दुनिया देखो, में। आप एक चीज़ जहन में बिठा लें कि मेरे हाँ, करने से या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के करने से या ना करने से पाकिस्तान में डिजिटाइजेशन नहीं रुकेगी। पाकिस्तान की डिजिटाइजेशन चाइना और अमेरिका कर रहा है, पाकिस्तानी नहीं कर रहे। क्योंकि उनका चाइना सस्ता कंप्यूटर फोन बना ना। रहा है, अच्छा अमेरिकन अच्छी सर्विसेज बना रहे हैं, इसकी वजह से हम मोबाइल खरीदेंगे। ना मेरी वजह से मेरी वीडियो देखने के लिए कोई मोबाइल खरीदेगा, ना आपकी वीडियो देखने के लिए कोई ना कोई मोबाइल खरीदेगा। वो ऐसी सर्विसेज के लिए, वो व्हाट्सएप के लिए खरीदेगा, वो टिकटॉक के लिए खरीदेगा, वो यूट्यूब के लिए खरीदेगा, वो मेरे किसी काम के लिए नहीं खरीदेगा। तो पहले तो अब ये जहन में बिठा लें कि अगले 5 साल में 100% आदमी के हाथ में स्मार्टफोन आ जाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा इंतकाल हो जाए, 5 की जगह 7 साल लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक मेरे है। काम करने से ज़्यादा ये होगा कि शायद 1-2 साल का डिफरेंस आ जाए, बस इससे ज़्यादा मैं कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, पहली बात। हैंस रोजलैंग की मैंने आपको वीडियो भेजी थी,
उसने स्टैटिस्टिक्स, वो स्टैटिस्टिशियन था बहुत बड़ा स्वीडन का, उसने स्टैटिस्टिक्स निकाल के बताई है कि जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, वो 10 बिलियन पे जाके रुक जाएगी। और उसने रीजंस भी समझाए हैं कि 10 बिलियन पे जाके क्यों रुक जाएगी, और फिर नीचे की तरफ वापस आना शुरू हो जाएगी, बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। और रीजन भी समझाए हैं। और रीजंस क्या है उसमें? रीजन में एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, एजुकेशन है। जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे पॉपुलेशन भी आएगी, क्या बैलेंस में आएगी, चीज़ें भी बैलेंस में आएंगी, अवेयरनेस भी आएगी। तो ये हो रहा है और ये जारी रहेगा। और ना मेरे करने से या ना करने से ये रुक जाएगा, ना आपके करने से ना करने से रुक जाएगा, ये मतलब होगा। जो हो रहा है किस्मत से ही हो रहा है ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। किस्मत से नहीं हो रहा, देखो इसमें आपकी भी कंट्रीब्यूशन है, मेरी भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक दफा जब स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो जाता है फिर उसको रोका नहीं जा सकता। वो शुरू हो चुका है और अब उसको रोकना मुश्किल है, अनलेस कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया की तरह कहे कि जी हम इंटरनेट बंद कर रहे हैं, या चाइना की तरह बोले कि हम फेसबुक बंद कर रहे हैं, यूट्यूब बंद कर रहे हैं। कर ये भी हो सकता है। तो हाँ, जो मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो ये है कि मैं इतने बोलने वाले पैदा कर दूं कि हम सही। नॉर्थ कोरिया ना बन जाएं, और हम किसी ना किसी तरह से हम चाइना ना बन जाएं। वरना फिर हम अजीब व गरीब मखलूक बन जाएंगे। ये नहीं कि नॉर्थ कोरिया ख़राब है या चाइना ख़राब है, ना लीबिया कंट्रोल। ख़राब, फ़र्क है। कंट्रोल देखें ना, उस कंट्रोल की वजह से उन्होंने 97% पॉपुलेशन को खाना दे दिया 40 साल में। हमारी उनकी पॉपुलेशन, हमारे हम तो नहीं दे सके। वो कंट्रोल के बड़े फवायद हैं। उस कंट्रोल से की वजह से वो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे मुल्क में तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। जैसे कुछ करने, एक आदमी को देखे ना, पर संडे को क्या हुआ, तो वो कुछ करने के लिए कोई खड़ा होता है, सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहां पे तो कम से कम एक आदमी है, वो काम कर रहा है, उसको करने दे रहे हैं। अब उसमें उसमें चांसेस क्या है कि अगर खराब आदमी आ गया तो बेड़ा गर्क भी हो सकता है, अच्छा आदमी आ गया तो वो भी हो हाँ, सकता है। बंदे पे डिपेंड करता है ना एक आदमी। हम्म। सही। तो ठीक है। पॉपुलेशन का एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। मेरा ये मशवरा है अपने बच्चों को भी, सबको भी, कि देखें आप जो कुछ कर सकते हैं वो करना शुरू कर दें, किसी के इंतज़ार में ना बैठें। आज आपने कहा मैं इको टूरिज्म पे काम करना चाहता हूँ, आज आपका ग्रुप बन गया, आज आप आप उसमें जमा करें लोग और उस पर काम फोकस करें और उस पर काम करें। जितने भी लोगों को जो चीज़ ख़राब नज़र आ रही है, तकलीफ दे नज़र आ रही है, उसमें अपने हिस्से का हिस्सा डालें। सही बात है। टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी, मोबाइल हर एक के हाथ में आ जाएगा, ये मसले का हल नहीं है, ये मसले की शुरुआत है, ये मसले के हल करने की शुरुआत है। कि ये मोबाइल आ गया, अब लोग उसमें से कंटेंट कंज्यूम करेंगे, नदीम का कंटेंट, रेहान का कंटेंट, आज़ाद का कंटेंट, इकबाल का कंटेंट, जना का कंटेंट। वो कंटेंट क्रिएटर अभी चाहिए, अभी बनाना शुरू करेंगे तो 4-5 साल में क्वालिटी अच्छी होगी। ये तो ईंटें हैं, अब उन ईंटों से सर फाड़ना है या उनसे बुर्ज खलीफा बनाना है, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनानी है, वो तो नेक्स्ट स्टेप है। फिलहाल नेक्स्ट। तो अभी हम मोबाइल आने से नहीं रोक सकते, लेकिन उस मोबाइल से करना क्या है ये हमारे लोगों को नहीं मालूम है। उस ये नहीं काम बात। के लिए नदीम की ज़रूरत है, रेहान की ज़रूरत है, आज़ाद की ज़रूरत है, इकबाल की ज़रूरत है। वो काम बहुत इम्पोर्टेंट है। और डिजिटलाइजेशन तो हो जाएगी, गवर्नमेंट की एप्स भी मोबाइल पे आ जाएंगी, लोगों के पास मोबाइल भी आ जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा कि सारी मनी अलीबाबा कंट्रोल कर रहा होगा, सारी ई कॉमर्स या कॉमर्स अमेजोन कंट्रोल कर रहा होगा, और आप एक किस्म की नई स्लेवरी में घुस जाएंगे। अगर उसमें आप घुसना चाहें तो वो आप घुस जाएंगे। उस स्लेवरी से बचने के लिए आपको अभी काम करना होगा कि 5 साल 10 साल बाद आपकी कंपनीज इतनी बड़ी हो सकें कि वो भी कुछ कर सकती हो। अलीबाबा भी 20 साल पुरानी है, अमेजोन भी 20 साल पुरानी है, कुछ बहुत पुरानी नहीं है। आज हम अगर कोशिश करेंगे तो 4-5 साल 10 साल में हमारे पास ऐसी कंपनीज होंगी जो कि ऐसे सिम्त में हमें लेके जा सकेंगी जो कि हम कंट्रोल नहीं हो सकेंगे या कम कंट्रोल हो सकेंगे। कंट्रोल तो हम हो चुके हैं और कम कंट्रोल हो सकेंगे। सही सही रेहान भाई। इको टूरिज्म नंबर 1, इस पे काम करना है। इस पे आप बस एक वीडियो रोज की बना के डाला करें, चाहे इकट्ठी बना लें, दो रोज की एक रिलीज किया करें, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता, और अपना नाम बदल डाल दें, नदीम इको टूरिज्म वाला बन जाए। आप देखेंगे कि 1 साल में 2 साल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन 2 साल तक कोई आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, ये इम्पैक्ट बड़ा अजीब है। 2 साल तक आपको, 3 साल तक लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा,
वो जैसे हमल होता है ना, तो पहले 3 महीने पता नहीं चलता, सिर्फ बीवी को ही पता होता है कि जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मर्द को नहीं पता होता। तो लेकिन उसके बाद जो है वो फिर बाज़ाहिर शुरू होना शुरू हो जाता है। तो लेकिन शुरू में पता नहीं चलता है, और फिर जब बच्चा आ जाता है तो फिर तो शोर शराबा ही होता है, सुबह शाम रात को नींद हराम ही करता है वो। तो ये एक मुश्किल काम होता है। और जहाँ तक आपने बिजनेस का कहा, मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, उसका नाम है viome.com, viome.com। ओके। अगर आप ये पाकिस्तान के लिए या इंग्लैंड के लिए क्रिएट कर लें, इंग्लैंड के लिए क्रिएट कर लें पहले, और इसकी फंडिंग भी आपको मिल जाएगी इंग्लैंड के अंदर। इसकी कॉपी बना लें, सिंपल कॉपी बना लें इस कंपनी की। तो ये $32 बिलियन, $40 बिलियन की है, तो आपकी अगर फ्रैक्शन ऑफ द हो गई तो भी $multi-million की कंपनी बन जाएगी। ये क्या करती है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेड है। ये स्टूल को लेके उसको उसके अंदर जो बैक्टीरिया की किस्में होती हैं, हमारे अंदर 5 मिलियन बैक्टीरिया की किस्में हैं, कोई 500 मिलियन कहता है, मुझे नहीं मालूम कितनी, मैंने तो गिनी नहीं। तो उनको अलग करता है, और उसके बाद ये बताते हैं कि आपको कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए। हर इंसान के स्टूल अलग है, हर इंसान की जो माइक्रोबायोम है जिस्म की वो अलग है। वो उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के बताता है, $150 कि $400 चार्ज करता है, और उसके बाद बताता है कि आपको ये खाना चाहिए। उसके अलावा आपको इलाज भी बताता है कि अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये वाला बैक्टीरिया इंसर्ट कर दें जिस्म में, तो वो वाला वो उससे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जो आपने 3 महीने पहले के काम किया था कि कौन सा बैक्टीरिया क्या काम करता है, किसको क्या मारता है, वो इसी तरह से बैक्टीरिया इंसर्ट करते हैं जिस्म में, जिसके ज़रिए वो बीमारी ख़त्म हो जाती है जो हमारे अंदर होती है। ये भी एक नई साइंस है, इसके ऊपर पिछले 5 साल में बहुत काम हुआ है। और माइक्रोबायोम को आप स्टडी करें वाइल यू आर अ स्टूडेंट। मैं तो बहुत कुछ, एक मेरा ग्रुप भी बना हुआ है माइक्रोबायोम पाकिस्तान का। उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस जो मैंने देखी हैं वो शेयर की हैं। इसको जिन्होंने शुरू किया है उनका कोई ताल्लुक नहीं है माइक्रोबायोम से। वो मेरे दो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका नाम है नवीन जैन, एंड वो स्पेस पे भी काम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर में भी काम, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर बिलियनर। उन्होंने अपने बिलियन सॉफ्टवेयर से बनाए। तो लेकिन उनको ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और मुझे भी बहुत चीज़ नहीं क्यों ये चीज़ बहुत इंटरेस्ट करती है कि ये चीज़ के अंदर पोटेंशियल है ह्यूमैनिटी को क्योर करने का विदाउट ड्रग्स। तो मुझे इसलिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है चीज़, और मैं समझता हूँ कि इसकी कॉपी पाकिस्तान में भी बहुत चलेगी, यूके में भी बहुत चलेगी। यूके में क्योंकि फंडिंग का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है निस्बतन पाकिस्तान के, तो आप अगर इसको लेके पिच करें और कुछ उसके अंदर ज़्यादा चेंज ना करें, 90% सेम रखें, 10% चेंजेस कर दें, तो आप लंदन से और डिफरेंट जगहों से फंडिंग भी उठा सकेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। और एग्ज़िट जो है वो आप नवीन को एग्ज़िट कर सकते हैं बेच के, और या आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। सही, इट्स अ न्यू थिंग। कुछ आइडिया तो है मुझे इसका, लेकिन आई थिंक इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट होपफुली। हर बड़े इंसान के पीछे एक इतना सा नुत्फा होता है जो नज़र नहीं आता। तो ये ना सोचें कि ये ह्यूज है, छोटा ही होता है, कोई बड़ा नहीं होता। हर काम बड़ा जो है ना वो छोटे से शुरू होता है। तो ह्यूज हो या ना हो डजेंट मैटर। आज मैं देख रहा था कि नासा ने $14 मिलियन दे दिए माइक्रोसॉफ्ट को, नोकिया को, कि जी 4G नेटवर्क लगा दो चांद के ऊपर। बताओ, आदमी भी नहीं है और नेटवर्क के पैसे भी मिल गए। तो ये यकीन के पैसे होते हैं कि जी उसने पैसे सेल्समैन ने जाके नासा को भेज भी दिया और पैसे लेके भी आ गया। वो कहाँ जाके नासा पे नेटवर्क लगा रहे हैं जहाँ पे कोई है ही नहीं, 5 आदमी रहते होंगे वहाँ नेटवर्क के पैसे भी लेके आ गया। ये होती है सेल्समैनशिप। तो भाई हमारे वाले लोग तो अच्छे सेल्समैन अपने आप को एमी खामा में बोलते हैं। ये होता है सेल्समैन की, चांद पे जाके सेलुलर नेटवर्क बेच के आ जाओ, ये अच्छे। सही बात है, सही। ये ना सोचे कि मुश्किल है, ये सोचें कि इंटरेस्टिंग है या नहीं। अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो छोड़ दें। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक्साइटिंग, मुझे एक्साइट करता है कि यार पखाने के अंदर इतनी ताकत है कि भाई बंदे को क्योर कर दे। तो मुझे तो जो मिलता है, अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट मिल जाए मैं तो उसका दिमाग खाता हूँ 10 मिनट तक। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, बट आई विल पास इट टू द कंसर्न बॉयज। मेरे पास
जो टॉपिक है, अगर साइंस के लिए मुझे कुछ करना है, वो मैं स्मेल केमिस्ट्री, जो मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर और एनिमल जो इंटरेक्शन है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोगों के मच्छर ज्यादा आते हैं, कुछ लोगों पे कम आते हैं, क्यों? वो जो आपका जो पसीना है ना, उसमें से जो स्मेल आ रही होती है ना, वो असल में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं इंसेक्ट्स को। कुछ तो आपने एक, मैंने सुना था स्मेल की डिवाइस आने वाली है, कि आप स्मेल की डिवाइस यहाँ लगा दें, दूसरी जगह लगा दें तो स्मेल ट्रांसफर करेगा। वो पढ़ा है उसके बारे में? स्मेल ट्रांसफर करेगा क्या मतलब? जैसे मेरी आवाज ट्रांसफर हो रही है, इमेज ट्रांसफर हो रहा है, इस तरह स्मेल भी ट्रांसफर हो रही है डिजिटली। बायोसेंसर के तौर पर कह सकते हैं आपके बायोसेंसर के, एक तरफ से स्मेल करेगा और दूसरी तरफ से रिप्रोड्यूस कर देगा। जिस तरह से आपने कहा ना कि वो फंगस जो स्मेल रिलीज कर रहा है, आप उसको कंपाउंड को मिक्स करके, तो दूसरी साइड पे एक छोटी सी आप प्रिंटर लगा देंगे, स्मेल प्रिंटर। तो वो स्मेल प्रिंटर डिफरेंट कंपाउंड को मिक्स करेगा, हवा में छोड़ देगा, आपकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। करके उसकी कंपोजिशन मालूम, आइडेंटिफाई करके उसी तरह का स्मेल बना के आगे निकाल देगा। और ये रिलीज भी हो गया है, किसी ने बना भी लिया है। ये मेरी एक दोस्त थी, वो बहुत साल से कहती थी यार ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो वो किसी ने बनाया, लेकिन यू कैन स्टडी इट अगर आपको इंटरेस्ट है तो। इट्स अ गुड this is my interesting field कह लें आप, field of interest. Smell science, smell chemistry is fantastic. I love this. तो आप एक ग्रुप बनाए ना स्मेल साइंस का, फेसबुक, लिंक्डइन। ठीक है, उसका नाम नदीमी साइंस रख दे। जैसे लासो नदीम रखा था, और बस इसी तरह आप एक साइंस का नई साइंस ईजाद कर दें, स्मेल की साइंस। ये पूरी साइंस है, तो अभी तक हम इसमें इन्फेंसी में है। ये कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं कि जो शीप के एक ही स्पीशीज जो कि यहाँ आईब्रो पे होता है और एक आईलेट पे होता है, और वो असल में जो उसकी जो मादा है वो एग ले करती है ग्रास पे। तो ग्रास से वो कैटरपिलर या उसका जो बेबी है वो चलता चलता वो यहाँ तक पहुंचता है। वो ऊपर वाला नीचे नहीं आता, नीचे वाला ऊपर नहीं जाता, थ्रू ओनली स्मेल केमिस्ट्री। वो स्मेल करता हुआ जा रहा होता है। आपने चूटियों को देखा है ना, कितनी दफा आप रास्ते से हटा देंगे वो वापस आ जाती है। पहले तो मुझे आप ये समझाएं कि चूंटी कैसे पहुंचती है, अगर यहाँ कुछ खुला रखा हुआ है, चूंटी वहां तक कैसे पहुंचती है? ये तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है। देखिए चूटी का मैं ये बता रहा था कि आगे चूटी लाइन से जा रही है, आपने बीच में से एक चूटा हटा के साइड में रख दिया, फिर वो वहीं आ जाता है। असल में हर जो चूटा है ना आगे वाला, वो अपने बॉडी से एक स्मेल और एक केमिकल रिलीज करता हुआ जा रहा होता है, जो कि पीछे वाला स्मेल करता हुआ उसने लाइन बनाई हुई होती है। तो इसको कहते हैं सेमियोकेमिकल्स, जो कि इंसेक्ट्स की आईज जो होती है। कोई डॉक्यूमेंट्री बना दो, मैंने बहुत ढूंढी, मिली भी नहीं मुझे समझ। एक दफा मैंने वो नट्स खोले छोड़ दिए और चूटी साहिबा पहुंच गई। मुझे ये हैरत होती है, यहाँ तक पहुंची कैसे? इसको वक्त को कैसे पता चला कि यहाँ पे, और लाइन से आ रही होती है, टिंग 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 टिंग। ये जो सेंसर्स होते हैं इनके जो आपने देखा मूछें, ये कभी कभी ये होती हैं, कभी इनके इस पे डॉक्यूमेंट्री होगी, यकीनन मिल जाएगी। मैंने ढूंढी थी, मुझे नहीं मिली। आप जरा ढूंढें, और नहीं तो बना लेते हैं। चूंटी क्यों लाइन से होती है, चूंटी कीड़े पे क्यों आती है? मैं एक डॉक्यूमेंट्री की टीम बनाई है, इंशाल्लाह आप लिख दीजिएगा, रिसर्च पेपर बना दें, हम उसको डॉक्यूमेंट्री में कन्वर्ट हम कर दें। ठीक। और इसमें इतना कैपेसिटी है कि हर प्लांट का अपना पेस्ट होता है, हर प्लांट का स्पेसिफिक, उसके केमिकल रिलीज करता है। यानी इस पे मतलब लाखों प्रोडक्ट बन सकती हैं। अभी पाकिस्तान में ये चीज लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं कर रहे कि वो प्रोडक्ट डेवलप करें। लेकिन अभी बहुत बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान में। गुंजाइश क्या, पूरा ओपन है मार्केट। सही। अभी देखिए पाकिस्तान में ना मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। आपको ये सोचना चाहिए, इंग्लैंड में बैठ के अगर आप तड़पते हैं ना, तो आप ये सोचें कि मैं इन 200 मिलियन को किस चीज़ में ट्रेन करूं। आप 200 मिलियन को तो कर नहीं सकते, लेकिन आप उनमें से 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार को ट्रेन कर सकते हैं।
तो आप अगर ये सोचना शुरू कर दें कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट, मेरा जो मिशन है वो यही है कि मैं ऐसे लोग ढूंढ रहा हूँ कि वो अपने जैसे लोग बना दें। अब अगर आप हैं और आप कहते जी मुझे स्केंट पे काम करना है, तो भाई हमारे पास तो $200-300 में बंदा जान देने को तैयार हो जाता है। तो आपको जब बंदे मिल रहे हैं, तो आप बंदे लें और उनको ट्रेन करें और अपनी कंपनी खड़ी कर दें और अपना रिसर्च लैब खड़ी कर दें, जो आपने खड़ा करना कर दें। तो यही सबसे बड़ा जो आपका बेनिफिट है एज अ पाकिस्तानी, इंग्लिश एज एन इंग्लिश पाकिस्तानी, वो ये है कि आप उर्दू बोलते हैं और आप पाकिस्तान में बंदा हायर कर सकते हैं 200 पाउंड में। बेहतरीन रिसर्चर आपको मिल जाएगा 200 पाउंड में, बंदे जान देने को खड़ा हो जाएगा आपके लिए। अब आपने उसके साथ बैठ के कंपनी बनाए या उसके साथ बैठ के काम करें, वो सीख भी जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त, कि वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज है वो उस पाकिस्तानी के साथ मिल के कोई काम करे कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ ज्वाइंट वेंचर में बहुत कुछ हो सकता है। ये सबसे बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तानियों के लिए, कि क्योंकि अंग्रेज तो करा नहीं सकता, ना उनकी खसलत से वाकिफ है वो, ना उनकी ज़बान से वाकिफ है वो, तो वो ना उनकी झूठों से वाकिफ है वो, अपने ना उनकी पाकिस्तानियत से। सारे तो आपके प्रोफेसर की तरह नहीं होते ना, जो आपको बोलेंगे खिड़की से बाहर मार फेंक दूंगा कि अगर वो यार पाकिस्तानियत। वो मैं क्लियर कर दूं हाँ, कि ब्रिटिश था वो ब्रिटिश था ना, तो ब्रिटिश तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानते हैं, तो पाकिस्तानी तो भी पाकिस्तानी को जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है और हमने इसके ऊपर वेंचर भी एक शुरू कर दिया, $100intern.com, कि आप $100 में हमसे बंदा ले लें, 8 घंटे रोज आपके लिए जो कहेंगे वो काम करेगा, और 5 दिन 8 घंटे रोज। और आप हमें ट्रेनिंग कोर्स दे दें, हम उसको पहले ट्रेन करके फिर आपके हवाले करेंगे, लो मियाँ ये आदमी आपका हुआ, आज से बच्चा आपका हुआ। आप उससे जो काम कराना है, रिसर्च कराना है, पेपर लिखवाना है, बायो साइंटिस्ट बनाना है, जो सिखाना है, और यूट्यूब जिंदाबाद, सीख लेगा वो ऐसे। बट सही वो पाकिस्तानी होगा, उसके जो मसाइल हैं वो भी आपके साथ होंगे। सही सर, सही। ठीक है, नाइस टू मीट यू। हमने आपसे काफी ज्यादा वक्त ले लिया। नो प्रॉब्लम। आपने नहीं लिया, मैंने खुद ही दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कहेंगे ये। चलिए, you're a nice guy। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा। और इतने साल, कितने साल, 5-6 साल से तो हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख ही रहे फेसबुक पे। जी जी। मुझे तो लगता है पहले एक दफा बात कर चुके हैं, लेकिन शायद याद नहीं। नहीं, लाइव नहीं, मैसेज पे तंग करता हूँ मैं आपको। डांटे खाता हूँ, डांटे। नो प्रॉब्लम। वो आई लव इट, आई लव इट। खुश है। ठीक है, मैं इजाज़त लूँ। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। हमारे यहाँ 2 बज रहे हैं रात के। जी, हमारे यहाँ 5 बजे। 5 बज रहे हैं, ठीक है। शाम। सी यू इंशाल्लाह सून। इजाजत, अल्लाह हाफिज। चलें, इसको बोलने दें। मेरा मशवरा यही है कि आप अगर जो भी पढ़ा रहे हैं वो यूट्यूब पे ज़रूर पढ़ाएं, बस, और कुछ ना करें। और ठीक कुछ है। ना करें, ये बेस्ट काम है इस वक्त। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।